मित्रों, इकोनॉमी के फर्स्ट पिलर में बैंकिंग खत्म, फाइनेंस खत्म, इंश्योरेंस खत्म, आखिरी मुद्दा बचता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अलग अलग योजनाओं के नाम पे सरकार गरीबों को बहुत सारा इनकम सब्सिडी एंटाइटलमेंट देती है, लेकिन ये जो पैसा अगर रोकड़े में हाथ में आ गया गरीब के, देन ही में यूज इट इन सम नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर। ये दारू है, गुटखा है, गैम्बलिंग है, शादी है तो वहाँ पर ज़्यादा, शादी और दूसरे सामाजिक प्रसंगों में बहुत खर्चा कर देगा। फिर ये गरीब लोग बहुत ही प्रारब्धवादी और धर्मभीरू होते हैं। उनके बच्चे बीमार हो जाएं, अच्छी फसल नहीं हो रही है, तो रादर देन गोइंग टू सम डॉक्टर और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, वो सीधे तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे। तो जितने दिन आदमी तीर्थ यात्रा पे है, वेज लॉस हो गया और बचत का पैसा वो भी घूमने में खर्चा हो गया। अब इन सब से लड़ने का एक रास्ता ये हो सकता है कि ये सब गरीबों को आप बैंकिंग नेटवर्क में जोड़ दो और फिर सारा ही उनका मनरेगा, इनकम सब्सिडी, एंटाइटलमेंट सब कुछ वहीं पर दे दो। अगर रोकड़ा हाथ में होगा तो खर्च करने की तमन्ना ज़्यादा होगी, बट अगर ऐसे बैंक में है तो आदमी सोचेगा कि नहीं, वहाँ पर 4% 7% ब्याज मिल रहा है, बेटर आई जस्ट कीप इट देयर। तो एक ये काम हो सकता है, लेकिन केवल बैंक खाते सबके खोलना पर्याप्त नहीं है। आगे चल के गरीब को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब खुद से कुछ लघु उद्योग शुरू करने के लिए लोन की ज़रूरत हो सकती है, तो उसकी भी इंतजाम होना चाहिए। कोई किसान खेती कर रहा है, अचानक से अकाल पड़ गया, बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, बाढ़ आ गई, सामने कोई इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आदमी बूढ़ा हो जाता है तो फिर ओल्ड एज पेंशन की भी सुविधा होनी चाहिए, राइट। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन मतलब क्या? भारत के सभी नागरिकों को, अमीरों को, गरीबों को बैंकिंग नेटवर्क में आप ला दो। क्रेडिट नेटवर्क मतलब नियत ब्याज में आसानी से लोन मिल सके, क्रेडिट नेटवर्क। फिर बैंकों में तो आपको 4% या 7% तक का ब्याज मिल सकता है, बट कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट की सुविधा होनी चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग स्मॉल सेविंग स्कीम। फिर अभी आप काम कर सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं करें तब, तो पेंशन के लिए तो अभी से निवेश करना शुरू करें, ऐसी कोई योजनाएं होनी चाहिए। एंड लास्टली, आपको डेथ एंड डैमेज की इवेंचुअलिटी से बचाने के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए। तो ये सभी कुछ करके अमीरों के पास तो ये है ही, बट गरीबों को भी इस नेट में लाना, वो पूरी प्रवृत्ति का नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। हम शुरू करेंगे बैंकिंग सेक्टर से। आज़ादी के बाद से ही भारत में गरीब लोगों को बैंकिंग नेटवर्क में लाने के प्रयत्न तो शुरू हो गए थे कि 1955 में इंपीरियल बैंक से एसबीआई बना दिया गया, और 69 और 80 में बड़े प्राइवेट बैंक्स को पकड़ के उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब ये 50s और 60s के दशक में देयर वर सो मैनी बैंक्स, और वहाँ पर ये रॉबर्ट वाड्रा जैसे तत्वों के चलते रेकलेस लेंडिंग टू डायरेक्टर्स, जिसके चलते बैंक कमज़ोर हो जाते थे और जनता का डिपॉजिट का पैसा चट हो जाता था। इसलिए 1961 में एक DICGC एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत सभी बैंकों ने, ये DICGC संस्था से अपने डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंस खरीदना पड़ता था, ताकि जब बैंक बंद भी हो जाए तो भी पैसा ग्राहक का उसको वापस मिल जाए। ये करके भी गरीबों का विश्वास सिस्टम में बनाने का प्रयत्न हुआ। कोऑपरेटिव बैंक थे, बट वहाँ पर धांधली बहुत होती थी, तो 1966 में कोऑपरेटिव बैंकों को RBI के सुपरविजन के अंदर लाया गया, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये ताकि गरीबों को वहाँ पर भी बैंक में पैसा डालने का विश्वास बने। 69 में लीड बैंक स्कीम बनाई गई, अर्थात हर एक जिले में एक बैंक को डेजिग्नेट किया जाएगा एज लीड बैंक, और वो फिर वहाँ जाके हम ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबके खाते खोले, लोन में पैसा दे, ऐसा प्रयत्न करेंगे। आगे चल के 71 में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी बनाई गई। फिर वो पूरे राज्य में कहाँ पर बैंकिंग पेनिट्रेशन कम है वहाँ पर ज़्यादा ब्रांच खोलने के प्रयत्न करें, वगैरह वगैरह प्रयत्न किए जाएंगे। आगे 76 में सरकार को लगा कि भाई कोऑपरेटिव बैंकों का नेटवर्क और कमर्शियल बैंकों का नेटवर्क, इन दोनों के बीच में भी एक एंटिटी होनी चाहिए, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। उसके फीचर वगैरह हम आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। 2005 में RBI ने नो फ्रिल अकाउंट की अनुमति दी। नो फ्रिल अकाउंट मतलब वहाँ ATM और ये वो सारी बहुत सारी सुविधा जो ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट में मिलती है, ऐसी नहीं मिलेगी, बट सामने कि ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आप नहीं मेंटेन करोगे तो दंड भी लगता है, इधर कोई दंड नहीं लगेगा। सो जीरो बैलेंस वाले नो फ्रिल अकाउंट भी बैंक वाले खोल सके गरीब आदमियों का, ऐसा भी उनको अनुमति दिया गया 2005 में। फिर 2006 में RBI ने ये अलग अलग रिटायर्ड टीचर्स, किराने वाले, इन सबको भी बैंक के एजेंट बन के, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एजेंट करके वो गांव में काम कर सके, तो भले बैंक की ब्रांच ना हो फिर भी ग्रामीण लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिल सके, इसकी अनुमति दी। उसके बाद साल 2011 में एक स्वाभिमान स्कीम बनाई गई, जिसके अंतर्गत सरकार प्रयत्न करेगी कि ग्रामीण इलाकों में भी ज़्यादा बैंक ब्रांच और ऐसे नेटवर्क बन सके। दैट वाज स्वाभिमान स्कीम। साल 2013 में RBI ने eKYC परमिट किया, मतलब वो अपना फोटो और जेरोक्स प्रूफ और वो सब नहीं, सीधा अपने अंगूठा मारा और आधार लिंकिंग वगैरह से काम हो जाए,
तो गरीब आदमी को बैंक का खाता खोलना है, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता था वो पहले से मिनिमाइज हो जाए, ऐसा प्रयत्न हुआ। साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना सभी गरीबों का खाता खोलेंगे। आरबीआई ने 2 नए प्राइवेट बैंकों को अनुमति दी, बंधन एंड आईडीएफसी। इसके अलावा सरकार ने बजट में 1000 करोड़ देकर एक भारतीय महिला बैंक बनाई। साल 2015 में फिर आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स को पसंद किया। उसके अलावा बैंक ना भी हो तो भी आप केवल अपने मोबाइल फ़ोन से बैंकिंग कर सको, उसके लिए IMPS, भीम ऐप, ये सारी एक NPCI नाम की संस्था ने उसको भी लॉन्च किया साल 2016 में। ये सारी चीज़ों से क्या होगा, गरीब आदमी तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकती है। और ये मैं आगे पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं वापस डिटेल में जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो ये सब काम तो हुए थे। जो हमने नहीं पढ़ा और आज पढ़ना है वो है जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट का जेनेसिस साल 2014 में रघुराम राजन ने आरबीआई के एक बोर्ड मेंबर नचिकेत मोर, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ सुझाव दिए, बहुत सारे सुझाव दिए थे, जिसमें एक ये था कि प्रत्येक व्यक्ति का एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बेसिक अकाउंट खोल दिया जाए और बैंकिंग नेटवर्क इतना पुख्ता बनाया जाए कि कोई भी आदमी 15 मिनट चल के जाए और आसपास कम से कम एक आध बैंकिंग पॉइंट तो होना चाहिए। अब उससे ही प्रभावित हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की। उसका पहला फेज चला 2014 से 15 में। वहाँ पर काम क्या किया, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता के कैंप लगाए गए, लोगों में जागृति फैलाई गई कि आपको बैंक में खाता क्यों होना चाहिए। पूरे भारत के अंदर 1000 से 1500 हाउस होल्ड कवर हो जाए, इस प्रकार से सब सर्विस एरिया में पूरे भारत को विभाजित किया गया। और हर एक जगह पे कम से कम या तो कोई बैंक होनी चाहिए, उसकी ब्रांच होनी चाहिए, या बैंक का कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एजेंट BCA बैंक मित्र होना चाहिए। इस प्रकार से कि मतलब आपको विद इन 5 किलोमीटर्स ऑफ योर एरिया आपको बैंक की एक्सेस पॉइंट होना चाहिए। और फिर भारत के अंदर प्रत्येक फैमिली का कम से कम एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, जनधन अकाउंट, जिसमें 5000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, रुपे कार्ड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये तो 2014-15 के अंदर पहले फेज में ये 3 काम किए जाएंगे। उसके बाद 2015 से 18 वो सेकंड फेज, वहाँ पर क्या काम हो गए। ये जो जनधन में 5000 के ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी, मतलब उधारी में आदमी पैसा उठा के ले जाए, वो अगर उसने वापस नहीं किया तो बैंक के जो नुकसान हो गए उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा। फिर ये जनधन खातों के अंदर ही ये मनरेगा पेमेंट, फिर दूसरे जो भी स्कीम, सब्सिडी, LPG, उस सभी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए टाइप किया जाएगा सबके साथ। सरकार पैरेलल अपने से जो भी नई योजनाएं शुरू करे, जैसे ये अटल पेंशन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, वो सबको भी ये जनधन खातों के साथ टाइप करके बेचा जाएगा। अर्थात आपके जनधन खाते से सीधा ही वो प्रीमियम का पैसा कट जाए एंड यू आर डन। तो 2 फेज के अंदर कुल मिला के ये 6 काम किए जाएंगे। हर एक हाउस होल्ड का कम से कम एक जनधन खाता खोला जाएगा। देन व्हाट इज जनधन अकाउंट? इट इज़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। 10 साल या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति का एक खाता खोल सकते हैं। 0 बैलेंस से भी खाता खुल सकता है, बट चेकबुक आपको तभी मिलेगी जब आप पैसा बैलेंस में होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि मैक्सिमम 4 बार आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, सो फॉर। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक तो आपकी कम से कम 6 महीने की जनधन खाता है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए। आपका फिर एवरेज मंथली बैलेंस कितना था, मान लीजिए कि 100 रुपये था, तो उसका 4 गुना ज़्यादा यानी 400 रुपये या 5000, उन दोनों में से जो छोटी रकम है उतनी आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, मतलब खाते में पैसा नहीं तो भी आप उठा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। अब ये ओवरड्राफ्ट मतलब ऐसा नहीं कि वो पैसा लेके आप भाग सकते हो, ब्याज मुद्दल के साथ वापस करना पड़ेगा। तो ब्याज कितना लगेगा? बैंक का जो लोन बेस रेट चलता है दैट अमाउंट प्लस 2% या फिर 12%, उन दोनों में से जो कम हो उतना के साथ आपने वो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मैक्सिमम 3 सालों के भीतर वापस करना पड़ेगा। दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब घर के अंदर 5 सदस्य हैं तो 5 के जनधन अकाउंट तो खुल सकते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसी एक सदस्य को ही मिलेगी एंड प्रेफरेबली महिला को मिलेगी। हर एक जनधन अकाउंट के साथ आपको एक रुपे डेबिट कार्ड भी मिलेगा और साथ ही साथ 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। अब इंश्योरेंस है तो मतलब मैंने पढ़ाया था भाई कोई प्रीमियम होना चाहिए, और प्रीमियम कौन भरेगा? आपको तो फ्री में मिल गया, बट उस आपके वती प्रीमियम भरेगा NPCI संस्था, जो कि रुपे कार्ड नेटवर्क चलाती है। अर्थात
उनकी ये इच्छा है कि भाई आप रुपे कार्ड यूज़ करेंगे तो हमको मर्चेंट डिस्काउंट रेट के स्वरूप में कुछ कमाने को मिलेगा, सो वी आर गिविंग दिस ऑफर टू यू फॉर फ्री। मुफ्त में 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपने प्रीमियम नहीं भरना, हम अपने से भरेंगे, पर उसके लिए शर्त ये है कि भाई आपने नियमित रूप से रुपे कार्ड यूज़ करना चाहिए। शुरुआत में ये था कि 45 डेज में कम से कम एक बार यूज़ करना चाहिए, बट बहुत सारे गरीब लोग, उनके आसपास इतना नेटवर्क था ही नहीं कोई मशीन का या एटीएम का कि वो कर सके, इसलिए अब रूल रिलैक्स कर दिया है कि 90 दिनों में कम से कम एक बार रुपे कार्ड यूज़ करना चाहिए। भले आप कोई खरीदारी के लिए ना करें तो केवल अपना बैंक बैलेंस जानने के लिए भी आपने वो एटीएम कार्ड में मतलब यूज़ करना है कम से कम, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस थिंग। और ओवरड्राफ्ट तो पूरे एक हाउस होल्ड में किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, यहाँ पर तो पूरे हाउस होल्ड में जिन जिन के जनधन अकाउंट है सबको 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, प्रोवाइडेड दे आर यूजिंग देयर रुपे कार्ड रेगुलरली। इसके अलावा फेज़ 1 के अंदर 31 जनवरी 2015 तक जो गरीब लोगों ने अपने जनधन खाते खुलवाए थे उनको 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा, और उसका प्रीमियम कौन भरेगी? एनपीसीआई नहीं, सरकार भरेगी। अब क्योंकि ये सब मुफ्त में मिल रहा है आपको, तो फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी और सभी इनकम टैक्स पेयर वो ये सारे लाभों से उनको नहीं मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल से समझिए, ये कुल मिला के 5 गरीब लोग हैं, उनका एक हाउस होल्ड, ये बैंक का जनधन अकाउंट खुलेगा, यस, उनको 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, यस, बट मैंने स्टार लिखा है, वो क्या? मिनिमम एवरेज बैलेंस होना चाहिए, राइट, एंड देन ब्याज मुद्दल के साथ वापस करना है, 3 सालों में वापस करना है, सो फॉर। एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, हाँ, बट वहाँ पर भी मैंने स्टार किया है, वाई? रुपे कार्ड नियमित रूप से 90 दिनों में एक बार यूज़ करना पड़ेगा। एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा पेमेंट, वो सब टाइप हो सकता है, यस, उनके हस्बैंड के, हाँ, बट उनको ओवरड्राफ्ट नहीं, पूरे हाउस होल्ड में किसी एक को, ये उनके छोटे लड़के का, हाँ, और वहाँ पर भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यस, प्रोवाइडेड ही इज यूजिंग द रुपे कार्ड। स्कॉलरशिप मिलेगी, हाँ, अगर कोई योजना है तो। अब बाकी जो 2 बच्चे उसके ऊपर मैंने ब्लॉक कर दिया, भाई, इसलिए क्योंकि 10 साल से या उससे अधिक की उम्र होगी तो ही आपका जनधन खाता खुल सकता है। जनधन के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, 1 रुपी ट्रिक, ये क्या है मित्रों? इंद्रधनुष वो योजना के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म लिए गए थे। एक ये था कि वहाँ पर उसके सीईओ एमडी दिल लगा के काम करे, इसलिए उनको पगार भी मिलेगा और साथ साथ परफॉर्मेंस लिंक बोनस भी मिलेगा। बट वो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे उनमें एक था कि आप जनधन खाते कितने खुलवा पाते हो पूरे साल में, और ऊपर बैकएंड में सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी ये सीईओ एमडी पर प्रेशर कि ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाने हैं, तो वो लोग हमेशा नीचे फिर अपने जनरल मैनेजर, नीचे असिस्टेंट मैनेजर, सबके ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई तुम जाके ये जनधन मेला लगाओ और जनता के पकड़ पकड़ के सबके जनधन खाते खोल दो। अब ऐसा साइन करके जीरो बैलेंस में खाते तो खोल सकते हैं, लेकिन फिर दिखाने के लिए कि भाई जीरो बैलेंस नहीं, थोड़ा ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, ताकि आंकड़े मीडिया में दिखाने के लिए बढ़िया हो जाए। उसके लिए क्या करें? अब गरीब आदमी पैसा डालता नहीं, तो बैंक के कर्मचारी खुद की जेब से या ऑफिस फंड से 1-1 रुपया हर एक जनधन खाते में डाल रहे हैं। दैट इज 1 रुपी ट्रिक, ताकि उनको कि भाई देखो हमारा तो जनधन खाते भी हैं और ऑपरेट भी हो रहे हैं, फुल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। सो दिस इज वन थिंग। ये अनएथिकल क्यों है? क्योंकि एक तो बेफिजूल का पैसा उसमें डाल रहे हो, और दूसरा कि ये केवल वाहवाही लूटने के लिए काम किया जा रहा है। जेन्युइनली आप जाके ग्राहक को कन्विंस करिए कि आप कुछ पैसा रखिए, आपको ये लाभ होंगे, वो सब काम हो नहीं रहा है। अपनी मुख्य परीक्षा पेपर 4 एथिक्स, वहाँ पर इसकी कोई केस स्टडी आपको पूछ सकते हैं कि आप बैंक मैनेजर हैं और ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो क्या आप ऐसी 1 रुपी ट्रिक करेंगे कि नहीं करेंगे? अब स्वाभाविक है, पेपर में जवाब लेना है तो सभी हरिश्चंद्र बोलेंगे कि नहीं करेंगे, हम प्रेशर के हैं तो भी। बट इन रियल लाइफ यू नो वेरी वेल कि भाई जो बेवकूफ़ होगा वही ऊपर के प्रेशर के सामने ऑब्लाइज नहीं करेगा, वरना तो फिर किसी खोपचे में गांव के बैंक मैनेजर के रूप में बाकी की जिंदगी काटनी पड़ेगी। तो यूपीएससी वाले ये बेफिजूल की केस स्टडी क्यों पूछते हैं? सब लोग झूठ में हरिश्चंद्र ही बनने वाले हैं। एनीवेज, अंग्रेजी में एक शब्द है ऑरेकल, ऐसा कोई व्यक्ति जो भविष्य देख सके। साल 2005 में आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट के स्वरूप में रघुराम राजन ने ये बोला कि सब प्राइम क्राइसिस आने वाली है, लेकिन उस वक्त सब अमेरिकन एक्सपर्ट ने बोला नहीं, तुमको कुछ पता नहीं। बट 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आई थी। साल 2014 15 अगस्त को जब जनधन योजना लॉन्च की गई, तब भी राजन ने शंका जताई कि ये मुफ्त में इंश्योरेंस है, तो कुछ लोग उस जमाने में जो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थी, हर एक में 1-1 कर दो तो आपका तो 27 लाख का मुफ्त का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया। तो कुछ लोग ऐसा एक तो गलत करेंगे। फिर हवाला ऑपरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी जनधन खातों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, और 2016 में नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जनधन खातों का उपयोग हुआ, तो मतलब वो भी भविष्यवाणी उनकी सच हुई। इसके अलावा ये
बैंक मित्र बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एजेंट, उसमें से 47% आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से अनट्रेसेबल हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो ग्राहक से पैसा तो लेते हैं बट बैंक में जमा नहीं कराते, तो ये लोग भी कुछ गड़बड़ियाँ कर सकते, ऐसा अंदेशा राजन ने तब जताया था। मान लीजिए राजेश कुत्रपाली अमेरिका में नौकरी करता है और भारत में अपने माँ बाप को पैसे वापस भिजवाना चाहता है। इसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं? अगर वो कायदेसर ये वेस्टर्न यूनियन बैंक ट्रांसफ़र द्वारा भेजेगा तो उसके पे तो अलग अलग सर्विस चार्जेस लगेंगे, और ऐसा करके अगर वो करोड़ रुपए भेजेगा तो इनकम टैक्स विभाग की भी नज़र रहेगी। मान लीजिए वो टैक्स इवेड करना चाहता है तो फिर वो ये तरीका पसंद नहीं करेगा। अगर वो वहाँ इलीगली अमेरिका में घुस गया है तो अमेरिकन बैंक में शायद उसका खाता ही नहीं खुला हो, तो क्या करूँ, राइट। बैक एंड में हो सकता है उसके माँ बाप कैसे ऐसे बैकवर्ड इलाके में रहते हो कि जहाँ पर ये वेस्टर्न यूनियन वगैरह का कोई नेटवर्क ही ना हो, तो क्या। ये सभी कारणों के चलते हम पाते हैं कि बहुत सारे एनआरआई पैसा भिजवाते हैं बैंकों के जरिए नहीं पर हवाला ऑपरेटर के जरिए। तो वो उधर से मान लीजिए 30,600 रुपये दे रहा है और यहाँ पर 30,000 वो पहुँचा देंगे। बीच में 600 मतलब कमीशन तो कुछ रहेगा, हवाला मुफ्त में थोड़ा काम करेगा। हवाला ऑपरेशन में जनधन खातों का उपयोग कैसे हो सकता है? राजेश कुत्रपाली अमेरिका के अंदर बैठे हवाला ऑपरेटर को अपने पैसे देगा। अब वो के मेनन सीधा फ़ोन कर देगा बॉम्बे में उसके जो नेटवर्क का ऑपरेटर है कि भाई तुम पैसे इतने सामने भिजवा देना है। अब विनय पाठक खुद से रोकड़ा रुपए लेके जाता तो बीच में कोई दूसरी राइवल गैंग वाले उसको पकड़ लेते, पुलिस पकड़ लेती। सो रादर देन दैट वो ऐसा करेगा कि जो भी गांव शहर में भिजवाना है वहाँ की किसी अलग अलग मजदूरों के खातों में थोड़े थोड़े जनधन खातों में पैसे जमा करा दे, 10,000 10,000 10,000, और फिर वहाँ से वो उनका एजेंट वो निकाल के नीचे पैसा दे दे। तो जैसे ड्रग म्यूल्स होते हैं, अपने शरीर के किसी अंगों में नार्कोटिक ड्रग्स छिपा के वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ड्रग म्यूल्स, उसी प्रकार ये हवाला का पैसा इस प्रकार से जनधन खातों की मदद से ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड स्मर्फिंग। स्मर्फिंग मीन्स हवाला ऑपरेटर वुड स्प्लिट द होल अमाउंट इनटू सेवरल स्मॉल अमाउंट्स बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड यूजिंग सेवरल ऑफ दिस जनधन अकाउंट, और ऐसे ये पूरा टैक्स इवेजन और कारोबार हो सकता है। एक, क्या हवाला का नेटवर्क चलाने के लिए जनधन खातों का उपयोग हो रहा है? ऐसा कोई बड़ा स्कैम अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो उपयोग हो रहा है, उसका तो बात पता चल गई। आपको पता होगा 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी कर दी गई। मतलब आपने अपने सारे पैसे बैंक खातों में जमा करने थे आरबीआई या पोस्ट ऑफिस में। अब साधु यादव अपना पूरा ब्लैक मनी भी अपने बैंक अकाउंट में जमा करता तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते, ठीक। इसलिए वो पूरी रकम करोड़ों की अपने खाते में जमा नहीं करेगा। मान लीजिए वो बिल्डर है तो अपने अलग अलग मजदूरों के जनधन खातों में थोड़ा 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 करके वो पैसा बांट देगा और फिर कि मैं वापस तुमसे ले लूंगा वगैरह। ये बात सरकार और आरबीआई को भी पता चल गई, तो नोटबंदी के करीब 1 हफ्ते में ही जनधन खातों में 50,000 से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने नियम कर दिया। और अगर ज़्यादा पैसा डिपॉजिट किया तो कहाँ से आए, उसके सारे सवाल जवाब मांगे जाएंगे। प्लस वहाँ से विड्रॉल के ऊपर भी टाइट रिस्ट्रिक्शन किए गए थे। आगे चल के अब ये सभी जनधन खातों को बैकएंड में आधार कार्ड के साथ लिंक करने की बात हो रही है, ताकि भविष्य में ये पूरा क्रॉस चेकिंग करने में सुविधा रहे। क्या सच में कोई स्कैम हुई थी क्या? हाँ, नोटबंदी के पहले जनधन खातों में कुल मिला के कितनी रकम थी? 45,000 करोड़ रुपीस। नोटबंदी के बाद कितनी हो गई? 87,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो गया। और वो कैसे संभव है कि गरीबों के पास इतना सारा पैसा है? नहीं, वो कोई अमीर लोगों ने अपना ब्लैक मनी वहां पर डिपॉजिट कराया है। नोटबंदी के दौरान मित्रों 500 और 1000 के कुल 15 लाख करोड़ मूल्य के नोट बंद हुए थे, राइट। और वो वापस जमा करने थे, जो जमा वापस नहीं होंगे वो सारा ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हमको पता चलता है कि ऑलमोस्ट 97% ऑफ दो स्पेशल बैंक नोट्स वर डिपॉजिटेड बैक इन द सिस्टम, अर्थात कि हार्डली सम 3%, 54,000 करोड़ रुपीज वर्थ ब्लैक मनी वॉज डिस्ट्रॉयड। तो ये इतनी सारे 500,000 के नोट सिस्टम में वापस कैसे आ गए? एक तरीका तो मैंने आपको सिखाया था। कोऑपरेटिव बैंकों में बैक डेटेड फिक्स डिपॉजिट के रूप में वो सारे पुराने नोट डाल दिए गए। उसकी सामने लड़ने के लिए अब क्या है, नए बजट में बोला गया कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, उन दोनों के बीच पेपर रिकॉर्ड नहीं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फिट कराएंगे, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, ये बिल्डर और दूसरे लोगों ने अपना काला धन जनधन खातों में, गरीबों के खातों में जमा करा दिया। सो जनधन मनी म्यूलिंग का उपयोग हुआ। आगे सॉल्यूशन क्या निकला है, वो सारे जनधन खातों का आधार सीडिंग, भविष्य में पान कार्ड सीडिंग, वैसा कुछ करके लड़ने का प्रयत्न करेंगे।
तो ये 500,000 के नोट वापस जमा कराने के कुल मिला के 9 तरीके अपनाए गए थे। 2 हमने सीख लिए, बाकी 7 हम सीखेंगे जब ब्लैक मनी सेकंड पिलर में पढ़ेंगे। गूगल आपको फ्री में ईमेल अकाउंट बना के देता है, बट बैकएंड में उसको भी अपनी वेबसाइट चलाने का, सर्वर का, बड़ा स्टाफ का, लाइट बिल, फोन बिल कैसे एडजस्ट करता होगा? एडवर्टाइजमेंट के जरिए। आप अगर ईमेल किसी को करें, आई एम कमिंग फॉर यूपीएससी इंटरव्यू टू दिल्ली, ठीक, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, फाइंड चीप एयरफेयर टू दिल्ली, जेट एयरवेज का ये वाला प्लेन है वगैरह, तो ऐसे विज्ञापन करके वो अपना पैसा बनाते हैं। अब उसी लॉजिक पर एसबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नेटवर्क है, तो मतलब हर एक खाते के जो भी अकाउंट डिटेल्स है वो सब उस सर्वर में होंगी, राइट। तो वो सर्वर का लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ का खर्चा, एसबीआई वो खर्चा निकालता कैसे होगा? जो पैसा डिपॉजिट में आया वो लोन में घुमाएंगे तो बीच में जो स्प्रेड उनका रहता है, राइट। लेकिन जनधन योजना के अंदर तो जो खाते खुले हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, और वहाँ पर भी कुछ केस में तो बैंक वालों को खुद से 1-1 रुपया डालना पड़ा है, तो फिर ये अकाउंट मेंटेनेंस का खर्चा निकालें कैसे? इसके लिए फिर एसबीआई ने सोचा कि भाई वहाँ से नहीं मिलता तो मारो डंडे ये मिडिल क्लास को, तो अपने जो ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट वगैरह है वहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो पेनल्टी लगाएंगे कि मेट्रोपॉलिटन इलाके में आपके सेविंग अकाउंट में अगर 5,000 रुपये मंथली बैलेंस नहीं रहा तो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का दंड लगाएंगे, राइट। उसी प्रकार गांव तक वो खींच के गए। उसके अलावा अपने ऑर्डिनरी जो भी अकाउंट है उसके ऊपर कैश डिपॉजिट, कितनी बार आप पैसा जमा कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, लॉकर साल में कितनी बार यूज़ कर सकते हो, उसके भी सारे रिस्ट्रिक्शन डाले, और उससे ज़्यादा बार आपने यूज़ किया तो एडिशनल चार्ज मांगेंगे। ये सारा दंड किया गया। और एसबीआई ने इसका कारण ये दिया है कि भाई वहाँ जनधन खातों को ऑपरेट करने में हमको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए हमने ये सारे दंड बाकी के खातों पर लगाए। सो एक प्रकार से क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रहा है। क्या ये मंथली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो पेनल्टी लगेगी? ऐसा 1 अप्रैल 2017 से चालू हुआ, बट ऐसा नहीं कि एसबीआई ने पहली बार ऐसा किया है। शुरुआत में भी ऐसा था, बट 2012 में उन्होंने ये पेनल्टी बंद कर दी थी ताकि और लोगों को बाटली में उतार के उनके खाते खोल सके। बट अब की नुकसान हो रहा है बोल के वापस उन्होंने ये मंथली एवरेज बैलेंस सिस्टम और उसके ऊपर पेनल्टी ये शुरू किया है। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन वहाँ पर बैंकिंग वाला पिलर समझ लिया। नाउ क्रेडिट, लोगों को आसानी से लोन भी मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या है? किसानों को लोन मिले, सरकार नाबार्ड द्वारा रिफाइनेंस से पैसा भिजवाती है, और जो लोन मिला वो कृषि लोन है तो 7% इंटरेस्ट, और वहाँ पर भी अगर नियमित रूप से वो किसान अपने ब्याज मुद्दल का पैसा वापस दे रहा है तो सरकार और उसका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो खुद की जेब से 3% ब्याज वो खुद भरेगा। मतलब किसान को इफेक्टिवली 4% में वो लोन पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। एक बात, इसी प्रकार कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप वाला व्यक्ति शहर के अंदर मकान खरीदना चाहता है, उसके लिए उसको लोन चाहिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना डैश अर्बन ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत उसको वो होम लोन के ऊपर भी ऐसा इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। फिर उसकी ज़्यादा डिटेल में बात इंफ्रास्ट्रक्चर लेक्चर में करेंगे। तो एक ये काम हो गया, ये भी एक प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन है। आरबीआई ने शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को बोला पूरे साल में जितना लोन में पैसा घुमाते हैं उसका 40% मस्ट गो इन द प्रायोरिटी सेक्टर, किसानों को, लघु उद्योगों को वगैरह वगैरह। आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस को 75%। फिर भारतीय महिला बैंक बनाई गई। आरबीआई ने नहीं बनाई, सरकार ने बनाई, बट वो बनाई गई ये बोल के कि भाई महिलाओं को विदाउट एनी कोलेटरल, कुछ भी गिरवे रखे बिना लोन में पैसा देने का ये सुविधा करेंगे। तो ये भी एक प्रकार से आसानी हो गई, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उसके नीचे मुद्रा योजना लेके आए, ठीक, जिसके अंतर्गत ये मुद्रा बैंक वाले रिफाइनेंस में पैसा देंगे। शिशु, तरुण, किशोर 10 लाख रुपए तक की लोन माइक्रो यूनिट को मिल सकती है। क्रेडिट प्लस अप्रोच अपना, मतलब क्रेडिट लोन का पैसा भी देंगे, साथ कुछ तालीम भी देंगे। अब ये मुद्रा योजना हमने डिटेल में पढ़ लिया है वो क्लासिफिकेशन के दौरान, तो लिंक पे आराम से देख लेना। फिर सिडबी वाले लेके आए स्टैंड अप इंडिया स्कीम कि हर एक बैंक ने कम से कम एक SC/ST और कम से कम एक महिला एंटरप्रेन्योर को 10,000 से लेके 1 करोड़ तक का लोन देना होगा, और वो लोन होना चाहिए फॉर नॉन एग्रीकल्चर नॉन फार्म एक्टिविटी और ग्रीनफील्ड प्रकार का होना चाहिए। मेरी पहले से साइकिल पंचर की दुकान और उसमें अब 2 पंपिंग मशीन और डालने तो उसका पैसा नहीं, वो तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। मेरे पास कुछ भी नहीं और मैं साइकिल पंचर का करना, दैट इज अ स्टार्टअप इंडिया थिंग, राइट। सो ऐसी चीज़ों के लिए ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा, और सिडबी वाले उसको रीफाइनेंस करेंगे। रीफाइनेंस क्या होता है आगे हम फाइनेंशियल मार्केट में ये चीज़ समझ चुके हैं।
अगर कोई माइनॉरिटी व्यक्ति फॉरेन जाके पढ़ना चाहता है तो एजुकेशन लोन लेगा, उसके ऊपर भी स्कीम चले तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उनकी पढ़ो परदेश योजना। इसके अलावा भी 50 दर्जन और स्कीमें ऐसी चलती हैं। बेसिकली गरीबों को, पिछड़े वर्ग को, महिलाओं को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए जो जो प्रयत्न किए गए, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये उसकी प्रमुख योजनाएं हमने देख ली। सो लाइक दैट बैंकिंग सबको के ले लिया, क्रेडिट सबको कवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट, बैंक में आप पैसा डालेंगे कितना ब्याज मिलेगा? सेविंग अराउंड 4%, फिक्स डिपॉजिट अराउंड 7%, वो भी अब घटा के 6 में लेके आ रहे हैं। तो बैंक में तो इतना मामूली ब्याज मिलता है। बट इफ़ यू वांट टू डू सम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो स्मॉल सेविंग स्कीम है, पेंशन योजना है, ऐसा कुछ किया जाए, दैट इज कॉल्ड नॉट बैंकिंग बट इन्वेस्टमेंट। ऐसा करके भी गरीबों को अब कवर करना है। स्मॉल सेविंग स्कीम, उसका काम कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो ये काम देखता है। भारत के अंदर कानूनन कुल 8 स्मॉल सेविंग स्कीम है, उसमें पोस्ट डिपार्टमेंट की 4, और बैकएंड में उसका कंट्रोलिंग एक्ट कौन सा है? गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट। फिर लेके आए नेशनल सेविंग स्कीम, उसके बैकएंड में क्या है? गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट, तो ये भी कानूनन योजना है ऐसा। देन वन पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, और किसान विकास पत्र है। तो पोस्ट ऑफिस की 4 स्कीम, फिर 5, 6, 7, 8 अलग अलग कानून से कुल मिला के 8 स्मॉल सेविंग स्कीम चलती है। इसके अलावा बिना कोई अलग कानून बनाए सुकन्या समृद्धि योजना भी लॉन्च की गई। बेसिकली बेटियों के लिए फिक्स डिपॉजिट टाइप की योजना है। तो 8 कानूनन प्लस ये सुकन्या समृद्धि गैर कानूनन है ऐसा नहीं, बट आउटसाइड ऑफ दैट बेसिकली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ये पूरी चीज़ें, उसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो इनके ब्याज दर, टर्म्स एंड कंडीशन तय करेगा। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट का नागपुर में एक नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है, वो सारे डेटा कंपाइलेशन, अवेयरनेस जनरेशन का काम देखेगा। अब ये सारा स्मॉल सेविंग स्कीम का पैसा जनता से मोबिलाइज होके आया, वो जाएगा किधर? वो जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, जो कि एक प्रकार से पब्लिक अकाउंट है, अर्थात वहाँ से पैसा डालने और खर्च करने के लिए पार्लियामेंट का वोटिंग करके अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से स्मॉल सेविंग से पैसा होके इधर आया। और ये फंड से पैसा जाएगा किधर? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उनकी फिजिकल डेफिसिट की भरपाई करने के लिए ये उधारी में पैसा दिया जाता था अंटिल नाउ। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन YV रेड्डी, उसने बोला कि इसमें से राज्यों को उधारी में पैसा नहीं देना चाहिए, बिकॉज बैक एंड में स्मॉल सेविंग स्कीम में आपको ब्याज कितना मिलता है? अराउंड 8 to 9%। तो उस हिसाब से प्लस ये जो भी सर्विस चार्जेस वगैरह करके राज्यों को बहुत महंगे में ये लोन पड़ते हैं, तो ये उनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो फिर अनसस्टेनेबल हो जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल 2016 से ये स्मॉल सेविंग फंड का पैसा लोन के स्वरूप में राज्यों को बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सिलेक्टेड स्टेट्स। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला एंड मध्य प्रदेश। और वहाँ पर भी कुछ कैविएट शर्तें हैं कि अरुणाचल में वहाँ की लोकल जनता ने ये लघु बचत योजनाओं में कुल मिला के कितना डिपॉजिट में डाला, उसके इतने % ही अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार को मिलेंगे एंड सो फॉर। अदरवाइज दिस एंटायर मनी लघु बचत का जो आया केंद्र सरकार को उधारी में दिया जाएगा। और एक बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी पैसा यहाँ से लोन में दिया है टू इम्प्लीमेंट दैट फूड सिक्योरिटी एक्ट। लघु बचत योजनाएं तो बहुत सारी हैं, बट अभी के लिए जो करंट अफेयर्स में एक है किसान विकास पत्र। 1,000 से लेकर 10,000 की रकम की आप खरीद सकते हो। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। ब्याज कितना मिलता है? अराउंड 8-9%, मतलब पैसा डबल कब होगा? करीब 8 सालों में। उससे पहले भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ को आप दूसरे किसी व्यक्ति को गिफ्ट में भी दे सकते हो। इसको आप गिरवे रख के बैंकों से उधारी में पैसा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के स्वरूप में भी रख सकते हो एंड सो फॉर। लेकिन ये किसान विकास पत्र में बहुत सारा ब्लैक मनी डिपॉजिट किया जा रहा था, इसलिए 80s में शुरू हुई, बट 2011 में इसको रोक दिया गया था। एक श्यामला गोपीनाथ कमेटी थी, उसने भी बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में चलता है पूरा। 2011 में रोकी थी, फिर 2014 में वापस जेटली ने शुरू कराई। लेकिन ब्लैक मनी का इसमें निवेश ना हो इसलिए शर्तें करी गई हैं कि अगर 50,000 या उससे ज़्यादा की रकम के आपने खरीदने हैं तो पान कार्ड नंबर कोट करना पड़ेगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा की रकम के खरीदने हैं तो आपके पास इतना पैसा आया किधर, उसका इनकम प्रूफ देना होगा एंड सो फॉर, ताकि ब्लैक मनी यहाँ पर ना आ सके। बट देन अगेन वो जनधन जैसा कोई मनी म्यूलिंग भी सोच सकते हैं। सो एनीवेज, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? एक तो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वो तो महिला बाल विकास मंत्रालय देखेगा, बट उसके पैरेलल
ये बेटियों के लिए एक प्रकार की फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई साल 2015 में, दैट वाज नोन एज सुकन्या समृद्धि योजना। उसके टर्म्स एंड कंडीशन ब्याज दर वो सब कौन तय करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। इस स्कीम के सेलिएंट फीचर क्या हैं? बेटी का जन्म हुआ तब से लेके 10 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी जाके उसका बैंक अकाउंट आप खोलिए, उसमें हर साल कम से कम 1000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप जमा कराइए। एंड लाइक दैट यू कंटिन्यू। आपको ब्याज कितना मिलेगा? अराउंड 9.1%। और ये आपने पैसा कब तक डिपॉजिट करना है? जब तक वो बेटी 14 साल की न हो जाए तब तक। उसके बाद वो पैसा आपने ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करना है, 14 साल पे सीलिंग आ गई, पर ब्याज का रकम चढ़ती जाएगी। और जब 18 साल की हो जाए बेटी तो वो कुल मिला के वो जो मुद्दल थी प्लस इंटरेस्ट, और वो भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा टैक्स फ्री इंटरेस्ट, वो पूरी रकम उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं उसकी पढ़ाई करिए वॉटेवर। शर्त है कि उसकी शादी नहीं होनी चाहिए 18 से पहले। और फिर 21 साल की हो जाए तो बाकी की रकम भी आप विड्रॉ कर सकते हो। एंड इवन 21 से पहले भी कर सकते हो अगर शादी करवानी है, ऐसा कोई खर्चा है। सो दिस इज़ द स्कीम। शुरुआत में इसमें एनुअल इंटरेस्ट मिलता था 9.1%, अभी घटा के कर दिया 8.4%। और प्रश्न ऐसा करके ये महिलाओं के विकास के लिए नुकसान कर रहे हैं, मोदी सरकार महिला विरोधी है? नहीं। मैंने आपको पढ़ाया था नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, उसमें से आप इन्फ्लेशन माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा रियल इंटरेस्ट रेट। अब एसबीआई में आप 2015 में देखिए फिक्स डिपॉजिट पे मिला अराउंड 7%, महंगाई दर चल रहा था सीपीआई अराउंड 5%, तो रियल इंटरेस्ट क्या था? प्लस 1.6%। उसके सामने किसान विकास पत्र वगैरह में कितना 8-9%, अर्थात वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट था। देयरफॉर जनता बैंक में डिपॉजिट में पैसा डालने की बजाय ये स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा डालती थी। परिणाम स्वरूप ऊपर से जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए आरबीआई ने सरकार को बोला कि भाई दोनों को अलाइन रखो आप। तो बैंक वाले तो अपने ब्याज दर डिपॉजिट के खुद तय करते हैं, बट स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दर कौन तय करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उन्होंने बोला ठीक है अलाइन कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो भी आप देखिए कि अब बैंकों के एफडी के सामने अलाइन कर रहे हैं। तो क्वार्टरली रिव्यू लेते हैं और इस हिसाब से पहले जो सुकन्या समृद्धि योजना 9.1% ब्याज था घटाते 8.4 तक लेके आए। अब यहाँ पर महिला विरोधी ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज महंगाई अगर काबू में आ गई तो सामने अगर आप नॉमिनल इंटरेस्ट कम भी कर दोगे स्टिल पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट तो आपको मिलेगा, एक बात। और दूसरा, फॉर अ लार्जर गोल ऑफ बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये काम जरूरी था तो किया गया। ठीक है दोस्तों, तो बैंकिंग में सबको नेट में ले लिया, सबको आसानी से लोन मिले उसकी भी योजनाएं हैं, सबको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये स्मॉल सेविंग स्कीम 8 कानूनन +1 एक सुकन्या समृद्धि वो भी पढ़ लिया। अब बाकी बचता है इन्वेस्टमेंट में पेंशन और उसके बाद इंश्योरेंस। तो यहाँ पर ये अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति वगैरह वगैरह, वो पूरी पेंशन एंड इंश्योरेंस कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे।